ठीक है, क्योंकि एक बार अगर ये डी ब्लॉक खत्म हो जाए तो उसके बाद हम फिर इसको, एक बार डी ब्लॉक खत्म हो जाए तो फिर उसको फिर स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे एक बार ये खत्म हो जाए पूरा। अरे वीडियो आज अपलोड हो जाएगा यार हर्षित। अरे कल लिमिट हो गई थी ना उसमें, वीडियो अपलोड करने की भी तो लिमिट होती है, कल वो लिमिट हो गई थी कंप्लीट, तो इसलिए वहां पर कल हो नहीं पाया। ठीक है, आज वो अपलोड कर देंगे। ठीक है, आज वो अपलोड कर देंगे। तो डी ब्लॉक के अंदर देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था। डी ब्लॉक में हम लोगों ने एक तो ये कर लिया था, स्ट्रक्चर मैंने बनवाए थे। हाँ, प्रीवियस जितने भी वीडियोस हैं मैं लेक्चर नंबर लिख लेता हूँ, तो लेक्चर नंबर जो भी रहता होगा वो आज अपलोड हो जाएगा। डी ब्लॉक के अंदर हमने परमैंगनेट डाइक्रोमेट आयन डिस्कस किया था। K2Cr2O7 पढ़ रहे थे ना। K2Cr2O7 में Cr2O7 टू नेगेटिव, Cr2O7 टू नेगेटिव +6 ऑक्सीडेशन स्टेट थी इसकी, और इसको हमने कहा था डाइक्रोमेट आयन, और इसका जो कलर था वो ऑरेंज कलर का था। डाइक्रोमेट आयन इसका ऑरेंज कलर था, और इसके अंदर डाइक्रोमेट आयन ऑरेंज कलर के अंदर हमने बात की थी इसके स्ट्रक्चर की। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा था, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा था, कुछ इस तरह से हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है, मैं यहाँ पर से सिंगल बॉन्ड से ही इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये कॉमन वर्टेक्स था, ये फिर इस तरह से हमने स्ट्रक्चर इसका बनाया था, 126 डिग्री का एंगल था, और ये टोटल जो चार्ज था वो 2 नेगेटिव का था। दोनों किनारे वाले जो ऑक्सीजन है उनके ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज था। ठीक है, बीच वाले में भी चार्ज जो है कैंसिल हो गया था, और ये डबल बॉन्ड वाले जो थे इनमें चार्जेस नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हमने बनाया था। फिर दूसरा मैंने आपको बताया था कि हमने क्या रिवाइज किया था, क्रोमेट आयन। ये था पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्रोमेट आयन कैसे लिखा जाता है, Cr(O4) -2 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट बनी थी इसकी, और इसको हमने कहा था क्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन, और ये कौन से कलर का था, ये येलो कलर का था, और इसको हमने क्रोमेट आयन कहा, येलो कलर का था, sp3 हाइब्रिडाइज था। sp3 हाइब्रिडाइज होने के साथ साथ टेट्राहेड्रल था, टेट्राहेड्रल। ये सब हम लास्ट प्रीवियस लेक्चर में इसको कर चुके हैं। ठीक, इसका एक सिंगल यूनिट बना था, किस तरह से, क्रोमियम था, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड था, ये भी यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा था, और जो सिंगल बॉन्ड वाले थे उनपे -1 का चार्ज था, और ये पूरा एक टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल एक यूनिट बन रहा था, जिसके अंदर बीच में जो क्रोमियम था दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज। ये बताइए क्या ये लास्ट टाइम इतना कंप्लीट हो गया था? डाइक्रोमेट आयन पढ़ा था, क्रोमेट आयन पढ़ा था, उसके बाद मैंने प्रिपरेशन भी बताई थी कि Mn किससे हम प्रिपरेशन करते हैं इसकी, क्रोमाइट आयन से। क्रोमाइट, क्रोमाइट ओर होता है, क्रोमाइट ओर से उसको हम क्रोमाइट ओर से उसको हम देखते हैं, जो क्या था, FeO Cr2O3 क्रोमाइट ओर था, इससे हमने उसको बनाया था। ठीक है भाई, इतना चीजें हम लास्ट टाइम पे कर चुके हैं। दोनों का स्ट्रक्चर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि डाइक्रोमेट में क्या करना है, एक क्रोमेट यूनिट को दूसरी क्रोमेट यूनिट से जोड़ दो। ये एक कॉमन वर्टेक्स है, ये जो ऑक्सीजन था यहाँ पे, ये जो ऑक्सीजन है ये कॉमन वर्टेक्स वाला ऑक्सीजन है, 126 डिग्री का एंगल है। ठीक, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, प्रिपरेशन वगैरह भी देखी थी इसकी। अब जो इसमें है आगे, ठीक है,
अब इसमें आगे एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है, लाइक इसमें रिएक्शन है कि K2Cr2O7 को अगर हम हीट कर रहे हैं तो हीट करने पे ये अपने को क्या दे रहा है, ठीक है, हॉट वाटर में डिसॉल्व हो सकता है, हीट करने में अपने क्या दे रहा है Cr2O7, तो डाइक्रोमेट से अपने को क्रोमेट मिल रहा है, डाइक्रोमेट से अपने को क्रोमेट मिल जाएगा जब भी आप इसको हीट करोगे। फॉर्मल चार्ज बेटा कल समझ नहीं आए थे, फॉर्मल चार्ज, डाइक्रोमेट से क्रोमेट आयन मिल जाएगा, ठीक है। फॉर्मल चार्ज नहीं बताया था क्या? ये पोटेशियम क्रोमेट है, प्लस इसमें ये होता है क्रोमियम, क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड, क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड है, इसको इस तरीके से बनाते हैं। अगर आप यहाँ पे निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, 2x माइनस 6, इसकी +3 आ जाएगी ना, तो ये ऐसे बनेगा क्रोमियम फिर ऑक्सीजन फिर क्रोमियम, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, हर एक क्रोमियम पे देखोगे +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगा, ठीक है। 1 2 3 तीन जगह से ऑक्सीजन खींचेगा, क्रोमियम के ऊपर +3 आ जाएगा, दैट इज क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड जो इसके साथ बन रहा है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम क्रोमेट बन जाता है जब आप इसको क्या करते हो, हीट करते हो। फॉर्मल चार्ज का मैंने ये बताया था, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला बताया था कि किसी भी इंडिविजुअल एटम पे कितना चार्ज है एक स्ट्रक्चर में, वो निकालने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास कितने, जैसे इलेक्ट्रॉन के पास, जैसे ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस माइनस कितने उसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग, जो उस एटम के चारों तरफ हम डॉट करके रख रहे थे कि वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, और माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिसको हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी कह रहे थे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला था जिसको हम यूज कर रहे थे फॉर्मल चार्ज के लिए, ठीक है, कल भी आपको बताया था। तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो डॉट वाले थे, माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, ठीक है। इतना इतना हो गया क्लियर, हीट करने पे ये क्रोमेट बना रहे हैं। दूसरा इसमें रिएक्शन क्या है कि वो सारी रिएक्शन लिखवा रहा हूँ जो पीछे क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछी हुई है, मैं पहले बता रहा हूँ पूछा हुआ है सब कुछ, किसको हीट करने से क्या बन रहा है, ठीक है, ये सब पूछा हुआ है। जैसे K2Cr2O7 है, हमने क्या किया, इसको एल्कली के साथ ट्रीटमेंट किया, KOH के साथ। अब ये कैसे कलर का है, येलो, अब ये कैसे कलर का है, ऑरेंज कलर का है, ऑरेंज कलर का है, K2Cr2O7 डाइक्रोमेट है। अभी ये क्या करेगा, K2Cr O4, अब ये किस में चेंज हो गया, क्रोमेट आयन में चेंज हो गया, क्रोमेट आयन का कलर कैसा है, येलो कलर, ठीक है, ऑरेंज से येलो कलर में ये चेंज हो गया, कहां पर, जब हमने इसको एल्कली के साथ ट्रीटमेंट करवाया प्लस वाटर, ठीक है। अगर ये क्रोमेट आयन को, अगर इस क्रोमेट आयन को मैं दोबारा किसके साथ ट्रीटमेंट करूं, अगर इस क्रोमेट आयन को मैं एसिड के साथ ट्रीटमेंट कर लूं तो मुझे फिर से क्या मिल जाएगा, मुझे फिर से क्या मिल जाएगा, मुझे फिर से मिल जाएगा K2Cr2O7, अपने को दोबारा K2Cr2O7 मिल जाएगा, ठीक है, दोबारा से जो ऑरेंज कलर का डाइक्रोमेट आयन है वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो एल्कली के साथ ट्रीटमेंट करवाया तो क्रोमेट आयन में चेंज हो गया, और एसिड के साथ करवाया तो दोबारा से डाइक्रोमेट आयन बन गया, ये दोनों ही रिएक्शंस
इंपॉर्टेंट है और पीछे इसके क्वेश्चंस में ये इस तरह से पूछा हुआ है। ठीक है, ये एल्कली के साथ हमने ऐसे इसको रिएक्शन करवाया। ठीक, हाँ, कल वाली रिकॉर्डिंग भी आज वाली भी साथ में अपलोड हो जाएगी। ठीक है, वो कल वाला भी अपलोड हो जाएगा, आज वाला भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है, ये दो रिएक्शन है इंपॉर्टेंट इसकी। नेक्स्ट, मैंने आपको कभी ये बताओ कि जैसे हमने पढ़ा था K2Cr2O7 प्लस मैं क्या करता हूं, इसको आयनिक फॉर्म में लिखता हूं कि Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस एसिडिक मीडियम में और प्लस किसके साथ, H2O2 के साथ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ये अपने को क्या देगा, एक हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। क्या हमने ये पढ़ा था, क्रोमियम ऑक्साइड CrO5। CrO5 का स्ट्रक्चर हमने किस तरह से बनाया था, एक ऐसा हमने बटरफ्लाई स्ट्रक्चर इसका बना दिया था CrO5 का। और आपको याद होगा कि बीच में इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड बनता है, इसमें और इसमें, दोनों ऑक्सीजन के बीच में पेरोक्साइड था। और जिसपे पेरोक्साइड था उस पे चार्ज कितना आ रहा था, -1 का चार्ज आ रहा था, और डबल बॉन्ड वाले पे -2 का चार्ज। ठीक है, और इस तरह से ये हर एक बॉन्ड से ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, 1 2 3 4 5 6, क्रोमियम के ऊपर +6 का चार्ज आ रहा था। क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज था, +6 का चार्ज था। ये जो कंपाउंड है ब्लू कलर का दिखाई देता है। ठीक है, क्रोमियम 6 ऑक्साइड, क्रोमियम 6 ऑक्साइड इस तरीके से ये था, क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड इसको कहते हैं। अरे प्रॉपर दिख नहीं रहा है क्या, ये मुझे बताओ यार, क्या बोर्ड पे लिखा हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा। डेली हम इसी डेली डेली हम इस पे तो करते हैं, ब्लैक बैकग्राउंड पे, और इसी कलर से लिखते हैं, ब्लैक बैकग्राउंड पे इसी कलर से लिखते हैं, इससे सबसे कम स्ट्रेन पड़ता है आंखों पे। वैसे डिफरेंट टाइप की इसमें बैकग्राउंड है, बट उससे आंखों में बहुत स्ट्रेन पड़ता है, इससे आंखों में कम स्ट्रेन पड़ेगा ब्लैक बैकग्राउंड पे। ये बेटा देखो, यहाँ तो नेट की यार कोई प्रॉब्लम है नहीं, मैंने आपको पहले बताया था फाइबर लगा हुआ है। एसिडिक मीडियम में हो रहा है ना, एसिडिक मीडियम में हो रहा है, H2O2 के साथ इस तरीके से क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, +6 का, इसका भी स्ट्रक्चर कहीं पूछ ले तो CrO5 इस तरीके से बनता है। दो इसमें पेरोक्साइड लिंकेज आ जाते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में पेरोक्साइड लिंकेज होने की वजह से -1 का चार्ज आ जाता है। ठीक है, और टोटल इस पे क्रोमियम पे +6 का चार्ज आ रहा है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +6, वैसे निकालोगे तो कितने आएगी, +10 आएगी, है ना। तो ये है। अब इसमें इतनी तो प्रॉपर्टीज खैर दी हुई है, ये तो क्वेश्चन की फॉर्म में है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, वो है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि ये एक बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है इस तरीके से, जो K2Cr2O7 है, ये H2SO। अभी हम पढ़ेंगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी किस किस के साथ शो करता है, उसका पूरा पैटर्न बताऊंगा कि इस पे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है और कैसे उसको करना है। थोड़ा अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी,
थोड़ा अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी, बैलेंसिंग की। ठीक है, बैलेंसिंग आपको रिवाइज करना पड़ेगा। खैर मैं यहाँ पर दोनों मेथड से बैलेंसिंग करवा दूंगा तुमको, दोनों मेथड से मैं बैलेंसिंग करवा दूंगा, बट थोड़ा बहुत आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंसिंग कर लोगे तो याद रखने में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। K2Cr2O7 H2SO4 के साथ K2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइस। अभी इसमें सारा बताता हूं कि क्या इसमें क्या कहानी चल रही है। अगर हम इसको एसिडिक मीडियम में लेके आते हैं, एसिडिक मीडियम में अपने को ये पता है कि यार ये यहाँ पर +6 का ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है, K2Cr2O से O7 में +6 का ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है, और यहाँ पर अगर इसका निकाला जाए तो ये +3 का ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि SO4 के सल्फेट के ऊपर -2 का चार्ज होता है, 3 सल्फेट है तो -6 का चार्ज इसमें आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2x -6 = 0, x कितना आ जाएगा +3। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये याद रखना है कि एसिडिक मीडियम में ये हमेशा कहां से कहां जाएगा, +6 से कहां जा रहा है, +3 में जा रहा है। ये +6 से +3 में जा रहा है ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये ध्यान रखें कि ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये क्या कर रहा है, +6 से +3 में जा रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, +6 से +3 में ये जा रहा है। अब इसमें क्या किया जाता है, इसको आयनिक फॉर्म में लिखा जाता है। कुछ नहीं करना, आयनिक फॉर्म में लिखना है, Cr2O7 2 नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि ध्यान से देखना, जो हमने रेडॉक्स में पढ़ा था ना बैलेंसिंग का, वही यहाँ पे उसका यूज है। हम क्या करते थे, कोई भी रिएक्शन रहती थी उसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते थे। आयनिक में कैसे करना है, ये दोनों पोटेशियम को हटा दो, स्पेक्टेटर वाला कोई काम नहीं है ना। स्पेक्टेटर किसको कह रहे थे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा था, उसको यहाँ पे कोई उसका काम नहीं है, स्पेक्टेटर वालों को हटा दो। तो ये भाई दोनों पोटेशियम हट गए, तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आया। प्लस एसिडिक मीडियम किसकी वजह से आएगा, एसिडिक मीडियम H पॉजिटिव की वजह से ही तो आएगा। तो H पॉजिटिव की वजह से एसिडिक मीडियम आया, और प्लस ये किसमें बदला, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये क्रोमियम +6 से क्रोमियम +3 में चेंज हो रहा है, क्रोमियम +6 से क्रोमियम +3 में चेंज हो रहा है एसिडिक मीडियम में। ठीक, और अब इसको आगे हम इसको किस तरह से लिखेंगे, ये इसका तरीका बताऊंगा। +6 से +3 में ये जा रहा है एसिडिक मीडियम में। अब इसका तो खुद का क्या हो रहा है भाई, रिडक्शन हो रहा है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब बात ये आती है कि ये किस किस को ऑक्सीडाइज कर सकता है, कौन कौन सी स्पीशीज को ये ऑक्सीडाइज करेगा, वो अपने को पढ़ना है। ठीक है, उसकी एक लिस्ट है, जैसे मैंने नोट्स में दिया था, 5 से 6 एजेंट ऐसे हो जिनको जिनको ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। और फिर उनका एक दो मैं आपको यहाँ पर बैलेंसिंग करके समझा दूंगा, बाकी मैंने नोट्स में दे रखे, आप आसानी से देख करके उसमें समझ जाओगे। तो एक तो इसको याद रखना, ध्यान रखना, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा तरीका है ये समझना। ठीक है, तो भाई +6 से +3 में जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही है, ये एक ऑक्सीडेंट है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सा मीडियम लेना है, एसिडिक मीडियम लेना है। अब किस किस को ये ऑक्सीडाइज कर सकता है। अच्छा, पहले थोड़ा सा एन फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। +6 से +3, अब देखना ये कितने क्रोमियम है, 2 क्रोमियम, एक क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है, मतलब एक क्रोमियम के लिए यहां पर कितना चेंज आ रहा है, एक क्रोमियम के लिए कितना चेंज आया, 3 का चेंज। मतलब पहले इसमें 6 की कमी थी, 6 पॉजिटिव चार्ज था ना, फिर 3 पॉजिटिव चार्ज था, 3 की कमी आई, मतलब इसने 3 कहीं से गेन कर लिए, 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए। तो पर क्रोमियम इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। क्लियर,
पर क्रोमियम इसने क्या किया भाई, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, और यहां पर है 2 क्रोमियम इंटू 2, तो टोटल इसने 6 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। क्लियर? टोटल इस रिएक्शन में इसने 6 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। 6 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +3 में चली गई। अब इसमें आता है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट जो कि क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। एन फैक्टर निकालने के डिफरेंट तरीके हैं। इस तरह से रिएक्शन में एन फैक्टर कैसे निकालते हैं कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है। पर क्रोमियम एटम 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 क्रोमियम एटम है तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो एन फैक्टर कितना आया भाई इसका, 6 आया। मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लोगे, क्रोमियम 52 होता है, 2 56 49, ये इक्विवेलेंट वेट इसका बन जाएगा। ठीक है, ये बताओ क्या ये वाला भी क्लियर हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर समझ में आ गया? रिएक्शन में एन फैक्टर हमने कैसे निकाला, ये बता दो पहले एन फैक्टर वाला काम। अगर एन फैक्टर क्लियर हो गया है कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन टोटल, कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज किए हैं किसी भी रिएक्शन में, वही तो एन फैक्टर होता है। एक क्रोमियम में 3 का चेंज आया, क्रोमियम है 2, Cr2 2 क्रोमियम है, तो टोटल चेंज 6 का, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसीलिए एन फैक्टर कितना हो गया, 6 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर में 6 की चेंज आएगा। क्या ये क्लियर है? इतना मुझे बता दें, क्या ये ऑक्सीडेशन नंबर वाला क्लियर है भाई? ये बात बताओ मेरे को। हमने ये रिएक्शन लिखी Cr2O7 H पॉजिटिव के साथ एसिडिक मीडियम में आयनिक फॉर्म में रिएक्शन लिख दी, +6 ऑक्सीडेशन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज हो रहा है, ये तो क्लियर है कि इसका रिडक्शन हो रहा है, और खुद ये किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। अब हर एक क्रोमियम एटम में 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, यहाँ पर +6 था, यहाँ पे +3 हो गया ना, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। हर एक क्रोमियम एटम में अगर 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया तो 2 क्रोमियम में कितना, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, इसीलिए 3 × 2 लिखा हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन का, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ गया, तो एन फैक्टर 6 आ गया। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर इज इक्वल टू 49। ठीक है, किसका रहेगा ये, K2Cr2O7। ये बताइए किसका रहेगा इक्विवेलेंट वेट, K2Cr2O7 का। क्या इतना क्लियर है? क्रोमियम 52 होता है, पोटेशियम 39 ले लेना, ऑक्सीजन 16। जितना जितना करवा रहा हूँ आराम से उसको करो, पीछे उसके क्वेश्चन बने हुए हैं, बाद में क्वेश्चन नंबर लिख के दूंगा, कल वाले आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे। अरे लिखा तो है मॉलिक्यूलर वेट या 294 ग्राम। अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चंस में तो जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उसके बाद हम दोबारा से, जैसे हमने पी ब्लॉक के क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसी तरह से एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कौन से हम डी ब्लॉक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप अपने खुद से ट्राई करो, नहीं आ रहा तो व्हाट्सएप कर लो, नहीं तो लास्ट में हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे। ये कहानी क्लियर हुई। अब मेन क्वेश्चन ये उठता है कि ये कौन कौन से एलिमेंट्स को या कौन कौन से स्पीशीज को ये ऑक्सीडाइज करेगा। इसका हाल तो हमको पता लग गया कि +6 से ये +3 में जाएगा। कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। ठीक, अब किसको ये ऑक्सीडाइज करेगा वो क्वेश्चन है। तो ये किस किस को ऑक्सीडाइज करता है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो मैंने आपको नोट्स में भी दे रखी है, कि जैसे हम फर्स्ट इसमें देखते हैं, जैसे फर्स्ट देखते हैं Fe2 पॉजिटिव को ये Fe3 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज करता है। Fe2 पॉजिटिव को Fe3 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज करता है, मतलब
फेरस से फेरिक में ऑक्सीडाइज करेगा। अब इस रिएक्शन को कैसे लिखना है, ठीक है, ये पता लगा K2Cr2O7 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है +6 से +3 में जा रहा है। क्वेश्चन ये उठता है वो किसको ऑक्सीडाइज करेगा, वो Fe2 पॉजिटिव को Fe3 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज करेगा। एक दो एग्जांपल डिटेल में करवाता हूं, बाकी आपको मैंने नोट्स में कंप्लीट डिटेल में दिया हुआ है। Fe2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव रिएक्शन जब भी लिखेंगे, चाहे एग्जाम में लिखो चाहे कहीं भी लिखो, आयनिक फॉर्म में लिखो, ठीक है, आयनिक फॉर्म में रिएक्शन को लिखो। क्या लिखना है, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव। अब ये Fe2 पॉजिटिव कहां से आया वो अपने को मतलब नहीं है ना, जैसे हमने यहां से पोटेशियम हटाया वहां यहां से भी हमने इसके एनायन को हटा दिया, Fe2 पॉजिटिव बना। प्लस कौन से मीडियम की बात हो रही है, एसिडिक मीडियम। H पॉजिटिव क्या करेगा, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाएगा। अब वो चाहे HCl है H2SO4 है, वो भी अपने कोई खास उससे मतलब है नहीं अभी, है ना। फिर ये बना। अब क्रोमियम कहाँ जाता है, क्रोमियम जाता है +3 में। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐसे लिखा जाए, +3। यहां पर कितना था, +6, यहां पर +6 था, अब कहां चला गया, +3 में। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और खुद Fe2 पॉजिटिव किसमें ऑक्सीडाइज हो गया, Fe3 पॉजिटिव में। और फाइनली क्या आ गया, वाटर। क्या आप ऐसी रिएक्शन लिख सकते हो, क्योंकि अपने को पता है कि जो Cr2O7 है वो +6 से कहां जाएगा, +3 में जाएगा, खुद का रिडक्शन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Fe2 पॉजिटिव फेरस को फेरिक में चेंज करता है, फेरस को फेरिक में ये चेंज करेगा। कौन से मीडियम की जरूरत पड़ रही है, एसिडिक मीडियम की जरूरत पड़ रही है। ऐसे कितने हैं, तो ऐसे 5 से 6 रिएक्शंस हैं, जैसे कि H2S को सल्फर में चेंज करता है, Ki को I2 में चेंज करता है, सल्फाइड को सल्फेट में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, खत्म, ठीक है। ये और एक का अगर आपको प्रोसीजर समझ में आ गया, बैलेंसिंग आपने रिवाइज कर लिया, आप किसी का भी लिख सकते हो फिर, ठीक है। मुझे बता दो क्या इतना क्लियर है, क्या इतना क्लियर है। एक का बैलेंसिंग करके दिखाऊं, फिर दोनों मेथड से करेंगे। क्या इतना क्लियर जा रहा है, ये मुझे बता दें जल्दी से। क्या ये रिएक्शन याद हो जाएगी, Cr2O7 2 नेगेटिव Fe2 पॉजिटिव को किसमें चेंज कर रहा है, 3 पॉजिटिव में। खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है +6 से +3। कौन से मीडियम की जरूरत पड़ रही है, एसिडिक मीडियम में। अब कुछ पुरानी यादें ताजा करने का समय आ गया है। रेडॉक्स में बैलेंसिंग पढ़ा करते थे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दो हैं, किसी से बैलेंस करो एग्जाम में। इसमें तो लिखा हुआ नहीं आएगा, इसको आप किसी से भी कर सकते हो। हाँ ग्राम में होता है, ठीक है, ग्राम में होता है। किसी से आप जो है बैलेंस करो, कोई मेथड से। फिलहाल आयन इलेक्ट्रॉन मेथड लगा रहे हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को यूज कर रहे हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ लिखते थे, तो ये लिखा मैंने ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ को लिखा, ऑक्सीडेशन हाफ को लिखा। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Fe2 पॉजिटिव का किस में जा रहा है, Fe3 पॉजिटिव में। तो ये लिखा ऑक्सीडेशन हाफ, ये लिखा रिडक्शन हाफ। रिडक्शन किसका हो रहा है, Cr2O7 2 नेगेटिव कहाँ जा रहा है, Cr। अब इसके ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, ये Fe+2 था, कहाँ गया, +3 में। क्रोमियम +6 था, कहाँ गया, +3 में। क्या ये क्लियर है, क्रोमियम का रिडक्शन हुआ +6 से +3 में गया, आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ +2 से +3 में गया। फिलहाल यहाँ पे कितने, अब हम क्या करते थे, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करते थे। हम इधर भी इलेक्ट्रॉन, जिधर जिधर इलेक्ट्रॉन की कमी होती थी उधर इलेक्ट्रॉन लिख देते थे, और उसको कॉमन से एक
मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देते थे। ठीक है, ये अपना मेन इसमें रहता था कि हम इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर देते थे। करना क्या है, इधर Fe2 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, +1 इलेक्ट्रॉन इधर कर दिया। ठीक, क्रोमियम, इधर 2 क्रोमियम है, इधर एक ही क्रोमियम है, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, कितना चेंज आया, +6 का, इधर 6 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर लिया, 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ लिए। अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना है तो हम क्या करते थे, +6 से +1 से इसमें क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे ये बनेगा, ये हो जाएगा 6Fe +2 प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव, 6Fe 3 पॉजिटिव प्लस 2Cr +3, इधर रहेगा वाटर, इधर आएगा H पॉजिटिव। कुछ ऐसा हुआ। अब हम क्या करते थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करते थे। कैसे बैलेंस करना है, इधर ऑक्सीजन गिनो कितने हैं, Cr2O7 में 7 ऑक्सीजन है, क्या इसके आगे 7 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, इधर 7 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन बैलेंस करना है, 7 × 2, 14 हाइड्रोजन आ गए, इधर हाइड्रोजन एक भी नहीं है, इधर इसके आगे 14 लगा दिया, ये आपका क्या हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गया। इसको देख लो पहले ध्यान से, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का हमने यूज किया है, इसको ध्यान से देख लो, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का यूज किया है। आप ऑक्सीडेशन नंबर से भी कर सकते हो, ऑक्सीडेशन हाफ लिखा, रिडक्शन हाफ लिखा, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स को हमने इस तरीके से मल्टीप्लाई किया कि वो कैंसल हो गए। ठीक, और ये फाइनली बैलेंस आ गया। तो एग्जाम में अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसकी रिएक्शन लिखो Fe2 पॉजिटिव के साथ। तो आपको पता है कि फेरस Fe2 पॉजिटिव को Fe3 पॉजिटिव में वो चेंज कर देता है। आयनिक फॉर्म में रिएक्शन लिखो, लिखने का तरीका बता दिया कि क्रोमियम खुद +6 से +3 में जाएगा, रिड्यूस होगा, आयरन +2 से +3 में चला जाएगा, उसको ऑक्सीडाइज करेगा। इसको लिखो इस तरीके से, ऑक्सीडेशन ऑफ, रिडक्शन ऑफ, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करो, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दो और ये ऐसा आ जाए। इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन यहाँ 3 पॉजिटिव था, यहाँ 2 पॉजिटिव था, तो यहाँ पर हमने 3 पॉजिटिव का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की कमी, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहाँ पे फाइनली 1 इलेक्ट्रॉन कम हुआ, तो +1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। यहाँ पर Cr2 थे, यहाँ पर एक ही Cr था, इसमें हमने × 2 किया, 3 × 2 = 6, 6 इलेक्ट्रॉन आए। ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन कम थे, हमने 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से × कर दिए, × 6 किया, × 1 किया, तो इलेक्ट्रॉन दोनों साइड ऊपर और नीचे कैंसिल हो गए, 6 × 1 = 6, 6 × 1 = 6, इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, और मल्टीप्लाई कर, इनके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया कोफिशिएंट। 5 से 6 स्पीशीज हैं जिनको ये ऑक्सीडाइज करता है, सबकी बैलेंस्ड रिएक्शन नोट्स में लिखी हुई है। ठीक है, आप नोट्स देखोगे इस तरीके से बैलेंसिंग की रिएक्शन सबकी लिखी हुई है। क्या ये क्लियर है, एक और देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा, एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। ये क्या कर रहा है, सेकंड H2S को ऑक्सीडाइज कर रहा है सल्फर में, H2S को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर रहा है। रिएक्शन कैसे लिखी जाए, एग्जाम में आपके पास रिएक्शन आई कि आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन H2S के साथ करनी है, बताओ क्या होगा। ठीक, तो आपने लिखा Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस H2S, कौन सा मीडियम, एसिडिक मीडियम, H पॉजिटिव। अब अपने को पता है कि Cr +6 से कहां चला जाएगा, +3 में,
यहाँ पे +6 था, कहाँ चला गया +3 में। H2S -2 था, कहाँ चला जाएगा सल्फर 0 में, ऑक्सीडाइज हो गया ना, +H2। क्या H2S -2 से 0 चला गया सल्फर, सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसको करना है बैलेंस, ठीक। अब करना है बैलेंस, तो क्या किया जाए, ऑक्सीडेशन हाफ लिखो, ऑक्सीडेशन हाफ। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2S का, किस में जा रहा है, सल्फर में। रिडक्शन हाफ लिखो, किसका रिडक्शन हो रहा है, Cr2O7 का, किसमें चेंज हो रहा है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में, कहां से, +6 से, ठीक। इतना काम आपने कर दिया। अब आई इलेक्ट्रॉन्स की बारी। अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करूं, यहाँ पर ये -2 था, ये सल्फर अकेला 0, क्रोमियम +3 में है यहाँ पे, और यहाँ पे क्रोमियम +6 में, यहाँ पे +3 में। 2 क्रोमियम है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल कितना आया, 6 इलेक्ट्रॉन, +6 इलेक्ट्रॉन हमने कर दिए ऐड। सल्फर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन, प्लस कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन, जिधर इलेक्ट्रॉन कम है उधर उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। क्या इसको हम इन इलेक्ट्रॉन्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या हम इसको 1 और 3 लिख सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूं, 3 1 3, 3 1 3, खत्म। दोनों साइड ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन कट गए, इलेक्ट्रॉन हो गए बैलेंस, इलेक्ट्रॉन हो गए बैलेंस। क्या करना है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3H2S प्लस इधर 1 से मल्टीप्लाई, इधर 3 से इधर 1 से, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई किया, Cr2O7, 3 इंटू सल्फर प्लस 2 क्रोमियम प्लस वाटर प्लस इधर अपना H पॉजिटिव। इधर ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं 7, इधर ऑक्सीजन है 1, 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, 7 ऑक्सीजन बराबर, इधर हाइड्रोजन है 7 2 जा 14, 14 हाइड्रोजन है, इधर 3 2 जा 6, 6 हाइड्रोजन है, 8 कम है, 8 हाइड्रोजन इधर इंटू कर दिया। क्या ये बैलेंस हो गया, क्रोमियम +7 होगा, क्रोमियम कहाँ, क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है, क्रोमियम आप इसके अंदर निकालोगे तो +6 से इसके अंदर कहाँ जा रहा है, +3 में जा रहा है। H2S -2 से सल्फर 0 में जा रहा है, ऑक्सीडाइज होगा। क्या ये दूसरा आप बैलेंस कर लोगे इस तरीके से, सही है। कोई भी रिएक्शन है लास्ट में आपको बस इतना याद होना चाहिए कि H2S को ये सल्फर में चेंज करता है। देखो मैंने तो आपको 2 रिएक्शन समझा दी, नोट्स में इसकी 4 से 5 रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस करके दी हुई है, आप उसको लिख लें अपनी कॉपी में और एक बार सबको प्रैक्टिस कर लें। हाँ, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन ही ऐड कर रहे हैं, हर बार आप देखोगे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, हर बार आप देखोगे इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। कहीं पे कोई दिक्कत आएगी तो एक बार जो हमने प्रीवियस जो रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग की थी ना, उसको भी देख लेना पिछले साल। इलेक्ट्रॉन्स का देखो, इलेक्ट्रॉन्स का देखो, यहाँ पर 2 नेगेटिव का चार्ज था, यहाँ पर 0 चार्ज है, तो इसके ऊपर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके ऊपर 0 इलेक्ट्रॉन है, तो इधर 0 अब इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 0 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करना पड़ेगा, इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड ही तो करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए,
ताकि इधर भी दो इलेक्ट्रॉन, इधर भी दो इलेक्ट्रॉन, दोनों साइड बैलेंस कर रहे हैं ना। फिर इधर क्या था कि इधर क्रोमियम 2 थे, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 टू द 6, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम थे, इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर 6 इलेक्ट्रॉन कम है, हमने क्या किया 6 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दिए, इधर हमने 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, 6 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दिए। अब दोनों साइड इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए हैं, बट अपने को दोनों रिएक्शंस के इलेक्ट्रॉन्स को कट करना, दोनों रिएक्शंस के इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना। वो कैसे करेंगे कि इसको हमने कट किया, सिंपल बनाया, 2 6 को 1 3, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर जो रिएक्शन है उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, जो नीचे रिएक्शन है उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कट गए, इधर 3 1 जा 3 और इधर 3 1 जा 3, 3 और 3 इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए, उसको हमने काट दिया। अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन पहले लेफ्ट और राइट दोनों साइड पहले अपने को बैलेंस करने, और फिर दोनों रिएक्शंस के इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके इक्वल कर देना, कट कर देना है, ठीक। उसके बाद जो भी कोफिशिएंट है उसके साथ ये इनटू हो जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा। हाँ 6 इलेक्ट्रॉन इसलिए ऐड किए, हाँ सही है। ठीक है, इस तरीके से है भाई। आप चाहे कितना भी इसमें प्रैक्टिस बना सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसके अंदर। एक और देता हूं फटाफट, अगर आप स्पीड से उसको बना लें थोड़ा ठीक रहेगा ना। तीसरा अगर हम इसमें करें तो ये क्या करता है, जो सल्फाइड होता है, सल्फाइड क्या होता है, SO3 2 नेगेटिव, उसको ये किस में चेंज करता है, सल्फेट में चेंज करता है। सल्फेट सबको पता है SO4 2 नेगेटिव होता है। इसको फटाफट कर लोगे बैलेंस, जरा करके दिखाओ। रिएक्शन लिख लेता हूं, बैलेंस करो फिर। रिएक्शन क्या आएगी कि Cr2O7 जो +6 था उसमें क्या हुआ, SO3 2 नेगेटिव ऐड हुआ, एसिडिक मीडियम H पॉजिटिव। क्रोमियम का क्या हुआ, वो +3 में बदल गया। सल्फाइड का क्या हुआ, वो सल्फेट में बदल गया, और प्लस वाटर। क्या इसको एक बार आप फटाफट 5 मिनट में बैलेंस कर सकते हो? इसको देखना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको फटाफट बैलेंस करो। ऑक्सीजन इधर हुए और इधर कितने हो गए थे, 13 इधर हो गए थे, ठीक। 16 ऑक्सीजन इधर हो गए, 13 ऑक्सीजन इधर हो गए, तो इधर अपने को कितना इंटू करना पड़ेगा, 3 इंटू करना पड़ेगा, 3 वाटर, ठीक। इसके बाद हाइड्रोजन देखें तो इधर 3 टू द 6 हाइड्रोजन, और इधर हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या मुझे ये बताइए, क्या इतना सबका आ गया है? क्या ये ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ हो गई है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ठीक है। इसमें आ जाएगा 12, 12 4 16, सही है। इधर भी 16 और 4 टू 8, इधर 8। ये बताइए ऑक्सीडेशन हाफ में +4, इधर देखो सल्फाइड में इधर +4 का ऑक्सीडेशन नंबर आया, इधर +6 का ऑक्सीडेशन नंबर आया। इधर 4 इलेक्ट्रॉन, इधर 4 पॉजिटिव का चार्ज, इधर 6 पॉजिटिव का चार्ज, हमने 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। अब इधर भी 4 पॉजिटिव, इधर भी 4 पॉजिटिव, बैलेंस, ठीक है, इस तरीके से। हाँ उधर उधर नहीं किया, देखो जिस साइड इलेक्ट्रॉन कम होंगे ना उसी साइड तो इलेक्ट्रॉन को प्लस करेंगे, जिस साइड इलेक्ट्रॉन कम होंगे उसी साइड इलेक्ट्रॉन को प्लस करेंगे। इधर +4 है, इधर +6 है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, तो इधर भी +4 हो गया, इधर भी +4 हो गया। अल्टीमेटली बात यह है कि जिधर इलेक्ट्रॉन कम हो उधर इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है,
ताकि उसका चार्ज बैलेंस हो जाए, जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, क्या है, क्लियर है सिद्धार्थ? ठीक। तो भाई इस तरीके से हम लोग, मैंने 3 आपको एग्जांपल बताए, और नोट्स के अंदर इसके बहुत सारे और भी एग्जांपल लिखे हुए हैं, आराम से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। हाँ, एक क्रोमियम के लिए 3 और 2 क्रोमियम के लिए 6, बिल्कुल ठीक। तो कुछ इस तरीके से हमने इसकी ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी को पढ़ा। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। एक तो इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट आया, एन फैक्टर कितना था, 6 था। क्यों? क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन टोटल गेन हुए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन गेन हुए, पर एटम 3 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक। इसके बाद फिर हमने पढ़ा कि किस किस को ये ऑक्सीडाइज करेगा। तो Fe2 पॉजिटिव को 3 पॉजिटिव में करेगा, ऐसा एक रिएक्शन आपसे पूछा जाएगा, आराम से उसको लिखो, बैलेंस करो। फिर H2S को सल्फर में, इस तरीके से। फिर तीसरा सल्फाइड को सल्फेट में। इसके अलावा 2-3 और हैं, वो नोट्स में लिखे हुए हैं, आराम से उसको देखना, बैलेंस हो जाएगा। चलो भाई, ठीक है। अच्छा, ये इसमें बात हुई। फिर इसके बाद इसके यूज हैं, वो यूज आप देख लेना कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में इसको यूज कर रहे हैं, आयरन के एनालिसिस में इसको यूज कर रहे हैं, और भी कुछ यूज लिखे हुए हैं क्या? और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही, और Fe2 पॉजिटिव के एनालिसिस में यूज कर रहे हैं, और प्रिपरेशन ऑफ क्रोम एलम, क्रोम एलम, क्रोम एलम बनाने के लिए यूज करते हैं। पोटाश एलम होता था ना, वैसे क्रोम एलम होता है, K2SO4 और Cr2SO4 होल थ्राइस। क्योंकि यहां पर क्या है, क्रोमियम यूज हो रहा है, और वाटर क्रिस्टलाइजेशन भी आई थिंक 24H2O ही है इसके अंदर। इसको क्रोम एलम कहते हैं, इसको बनाने के लिए भी इसको यूज कर रहे हैं। जैसे पोटाश एलम होता था, उसमें यहाँ पे पोटेशियम था, K2SO4 था, ये K2SO4 था, यहाँ पर भी पोटेशियम था, ये क्रोम एलम है। ठीक है, ये क्रोम एलम है, K2SO4, क्रोमियम सल्फेट, Cr2SO4 होल थ्राइस, 24H2। क्या ये कर लोगे? हाँ, लगा सकते, रागो चावल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसके अंदर एक कंपाउंड दूसरा कौन सा था, उसका स्ट्रक्चर वगैरह बता देता हूँ। सेम चीज है उसके अंदर, जो KMnO4 है वो भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सेम तरीके से वो भी ऑक्सीडाइज कर रहा है। उसकी भी आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, बैलेंस रेडॉक्स इक्वेशन लिख सकते हैं, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। ठीक, बस उसका मैं आपको ये बता देता हूँ, उसका एन फैक्टर कहाँ से कहाँ कितना चेंज हो रहा है वो देख लो एक बार, एन फैक्टर वाला उसका देख लो। पहले KMnO4 होता है, KMnO4 इसको कहते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। तरीका बता देता हूं आपको, पोटेशियम पर मैग्नेट मतलब इसके अंदर क्या होगा भाई, MnO4 -1, ये होता है पर मैग्नेट आयन, पर मैग्नेट आयन। ठीक, और एक होता है MnO4 -2, ये होता है मैग्नेट आयन, मैग्नेट आयन। कुछ बात की जाए इनकी स्ट्रक्चर वगैरह की, तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, इसके ऊपर निकालो। MnO4 -1, x -8 इज इक्वल टू -1, ये आया +7, और ये कितना आया, +6। ठीक, तो मैग्नेट आयन आया +6। ठीक है,
ये निकाल लोगे, ठीक है भाई। ये आ गया आपका ग्रीन कलर, ये पर्पल हो गया और ये ग्रीन हो गया। ये बताओ, पोटेशियम परमैंगनेट था KMnO4, ठीक है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट थी इसमें, कितने आ गई, X-8 -2 6 6 आ गए, सही है। इसका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ, sp3 हाइब्रिडाइज इसका स्ट्रक्चर बनेगा, देखो किस तरह से बनाना है। Mn रखा बीच में, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ठीक। और ये इसका टेट्राहेड्रल बन गया यूनिट, ये बन गया इसका टेट्राहेड्रल यूनिट। और ये आया इसमें -1 का चार्ज, और ये इसमें बना +7, और ये आया sp3 हाइब्रिडाइज, इट मीन टेट्राहेड्रल। किसका स्ट्रक्चर हो गया, MnO4 -1 का, ठीक है, MnO4 -1 का ये स्ट्रक्चर इसमें बन गया, ठीक है। 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 बॉन्ड 7 ऑक्सीजन खींचेंगे, +7 का इसके ऊपर चार्ज आ रहा है, ठीक, क्लियर। और ये आ जाएगा इसमें नेक्स्ट आपका Mn, इसमें ये डबल बॉन्ड, ये इसमें डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये कैसे हुआ, इस तरीके से, ये इसमें बन गया टेट्राहेड्रल यूनिट। अब इसके अंदर इसमें -1 और इसमें -1, ठीक है। ये आपका हो गया पर्पल कलर का परमैग्नेट का, और मैग्नेट आयन हो गया ग्रीन कलर। इसमें भी क्या, अभी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड है, तो इसमें आ गई +6, और ये भी हो गया sp3 हाइब्रिडाइज। पहले तो ये स्ट्रक्चर देखो, ये MnO4 -1 था, ये क्या बन गया, MnO4 -2, ये स्ट्रक्चर है इनका। ये इनका स्ट्रक्चर है। बस लास्ट इसमें आपको ये बताऊंगा कि ये एसिडिक मीडियम में इसका एन फैक्टर कैसे चेंज हो रहा है, बस एक बार इसको देख लो, बाकी तो आप खुद भी इसमें बना बना दोगे। एन फैक्टर इसका कैसे चेंज हो रहा है एसिडिक मीडियम में, कि जो KMnO4 है +7 था, ये आपका H2SO4 यानी एसिडिक मीडियम में चेंज हो रहा है K2SO4 के अंदर, इसके अंदर +MnSO4, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आ जाएगा +2। तो यहाँ पर ये +7 था, ये +2 था, ये इसका क्या है, एसिडिक मीडियम में ये बिहेवियर है। ये +7 से +2 गया, +7 से +2 गया, कितने का चेंज आया, 5 का चेंज आया, ठीक। और क्या इधर भी Mn का एक ही एटम है, इधर भी Mn का एक ही एटम है, तो टोटल कितना चेंज आया, 5 का। ये टोटल क्या कर रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। टोटल अगर 5 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो इसका एन फैक्टर भी कितना हो गया, 5 हो गया। मींस इसका जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो कितना आएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना है, 5। मॉलिक्यूलर वेट मैं आपको बता देता हूं, KMnO4 का कितना है, 158।
ठीक है, तो एन फैक्टर मुझे ज्यादा बताना था कि जो K2CR2O7 था उसका एन फैक्टर कितना आ रहा था, +6, एन फैक्टर 6 आ रहा था, और इसका एन फैक्टर कितना आ रहा है KMnO4 का, KMnO4 का एन फैक्टर आ रहा है 5। खत्म। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है दोनों, टेट्राहेड्रल यूनिट। तो जो चीज जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हमने K2CR2O7 की पढ़ी थी, वही वैसे ही उसी तरीके से बैलेंस करना है, सब कुछ सेम है, इसका भी आएगा KMnO4। स्ट्रक्चर ये है ना, स्ट्रक्चर ये ना, टेट्राहेड्रल यूनिट बना दिया ना हमने, sp3 हाइब्रिडाइज, हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे sp3 हाइब्रिडाइज टेट्राहेड्रल यूनिट बन जाएगा। 1 2 3, 3 तो डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन आएंगे, एक सिंगल बॉन्ड वाला आएगा। सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन के ऊपर -1 का फॉर्मल चार्ज, और इन तीनों के ऊपर 0, तो इसलिए MnO4 -1 MnO4 -2 पर मैग्नेट आयन, मैग्नेट आयन। ठीक है भाई, बाकी डी ब्लॉक आपका खत्म हो चुका है। नोट्स अच्छे से आप तैयार कर लेना, आज भी मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा शाम को, तो वो भी क्वेश्चन आप बना लेना। ठीक है, क्वेश्चन दूंगा शाम को, क्वेश्चन बना लेना। ठीक है, क्लियर है। -1 का फॉर्मल चार्ज, यस, जो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है उसमें -1 का फॉर्मल चार्ज आ रहा है, जो डबली बॉन्डेड होते हैं उसमें 0 का फॉर्मल चार्ज आता है। ठीक है, इनके यूज वगैरह सब मैंने, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, लाइक इनके यूज क्या है। ठीक है, तो मेन चीजें मैंने आपको समझा दी है, बाकी सब इसके भी अभी मैं आपको स्लाइड भी भेज देता हूँ, स्क्रीनशॉट भी भेज देता हूँ उसका। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्लास में इसको मिलते हैं फिर। अपना डी ब्लॉक कंप्लीट हो गया है एनसीईआरटी के, कोशिश करूंगा डी ब्लॉक के सारे क्वेश्चन दे दूं। नेक्स्ट टाइम डी ब्लॉक के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे पहले, एफ ब्लॉक से पहले। ठीक है, चलो।